नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला में। मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट विद ऋतुराज। हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर विशाल बघेल। डॉक्टर विशाल बघेल डायरेक्टर हैं बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के BHRC ग्रुप के हॉस्पिटल। वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हरदा और सिवनी मालवा में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही समाज सेवा में बात करें तो डॉक्टर साहब अध्यक्ष हैं रिलायबल वेलफेयर एसोसिएशन के। इसके साथ ही साथ आप अध्यक्ष हैं यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर एसोसिएशन के। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इतनी कम उम्र और इतना लंबा सफ़र, 3 हॉस्पिटल, 2 सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष और साथ ही साथ आप राजनीति में भी थोड़ा बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। मेरा पहला सवाल है, कैसे विशाल बघेल डॉक्टर विशाल बघेल बने? कब आपके मन में वो प्रेरणा आई? आपका शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताएं, कहाँ से हैं आप? देखिए, मैं अपना परिचय दे दूं तो मैं ग्राम हिवाला, तहसील खिड़किया, जिला हरदा, इस छोटे से गांव के एक छोटे से किसान परिवार का मैं बेटा हूं। जब मैं छोटा था तो गांव में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी और हमारे घर में कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड व्यक्ति नहीं थे। तो माता पिता के एक इच्छा थी कि अपना बेटा अच्छा पढ़े लिखे, तो उन्होंने मुझे मामा के यहाँ भेजा। मैंने मामा के यहाँ पर अकोट महाराष्ट्र में पढ़ाई की। मेरा 10वीं तक का एजुकेशन वहाँ रहा और मराठी स्कूल में मैं पढ़ा, बहुत ही सरकारी स्कूल में बेसिक वे की। और 11वीं 12वीं मैंने अकोला महाराष्ट्र से की। वहाँ पर मैं जिनको अपने जीवन का आदर्श गुरु मानता हूँ, डॉक्टर नितिन ओक सर के संपर्क में मैं आया और उन्हीं के प्रेरणा के कारण मैं 12वीं के साथ साथ PMT निकाल पाया, MBBS हुआ, MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएट हुआ और उन्हीं के जो संस्कार है, उन्हीं की जो सीख है, इसी को आगे लेते हुए मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अपनाई है। साथ में मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। तो एक मेरे गुरुदेव डॉक्टर नितिन ओक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण मेरा जीवन जो संघर्ष में था वो आज इतनी बड़ी उपलब्धि में परिवर्तित है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की जो आज सफलता है उसका श्रेय आप संघ की उस विचारधारा को देते हैं? बिल्कुल, संघ की विचारधारा को और वो राष्ट्रवाद की विचारधारा को और सनातन की विचारधारा को मैं देता हूँ कि आज मैं अपने जीवन में वह सब कुछ अनुसरण कर रहा हूँ और उन्हीं सिद्धांतों का मैं पालन कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आपके हॉस्पिटल की, बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये ख्याल कब आया कि MBBS हो गई, पढ़ाई हो गई? अधिकतम लोग पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी एक अच्छे संस्थान में लग जाते हैं और आपने खुद के संस्थान की नींव डाली और आज 3 हॉस्पिटल आपके हो गए। तो ये नींव कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, नवाचार लाना तो मेरे जीवन में हमेशा शुरुआत से ही रहा। मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। आपको मैं बता दूं कि मैं MBBS 3rd ईयर से ही अपना इनकम टैक्स भर रहा हूँ। तो ऐसे ही नवाचार लाते हुए जब कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है, हालांकि दिल्ली में मेरी धर्मपत्नी और मेरी एक अच्छी जॉब थी, मैं सरकारी जॉब में था, धर्मपत्नी अच्छी जॉब थी और वहाँ पर अच्छे संपर्क थे। मैं चाहता तो अपना वहाँ जीवन आगे कंटिन्यू कर सकता था और अच्छी सैलरी, अच्छी कमाई कर सकता था, परंतु कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लिए लगाव था और अपने क्षेत्र में आने का विचार था। हरदा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी पिछड़ा था उस समय। तो जब मैं हरदा आया, हरदा मैंने सोचा कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हमें लानी चाहिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ क्रांति हो। उसी के देखते हुए मैंने वहाँ पर अपने जो साथी थे, जो अन्य चिकित्सक से, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट डालने वाला हूँ। अभी लोगों को विश्वास नहीं होता, मेरे पास में प्लॉट खरीदने के लिए भी पूंजी नहीं थी। व्यवस्था कैसी हुई, भगवान ने कैसे रास्ते बनाए, यह तो समय गवाह है। परंतु मैं अपने हरदा हॉस्पिटल की कहानी बताता हूँ कि हरदा हॉस्पिटल जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया, आज भी सामने 10 दुकान है, आप देखोगे 10 दुकान है। तो मैंने सोचा था कि अपने पास पैसा नहीं रहेगा तो अपन एक एक दुकान बेच के अस्पताल की बिल्डिंग बनाएंगे। मैंने 1 फ्लोर से शुरू किया। हरदा का आज 50 बेड का संचालित हॉस्पिटल है, अभी 50 बेड का 100 बेड का होगा, वहां पर कैथ लैब डल चुकी है। फिर हमने सिवनी में सेम शुरू की, सिवनी में जो हॉस्पिटल है वो भी हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं और भोपाल में शुरू की, भोपाल का हॉस्पिटल भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह मेरा मुख्य उद्देश्य था। उसके साथ ही कोई नवाचार हो, इसीलिए मैंने अभी कुछ ही महीनों पहले माननीय उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री शुक्ला जी ने हमारे कैथ लैब का उद्घाटन किया। हरदा से छोटे जिला में मैंने कैथ लैब शुरू की
और जब हरदा का मरीज भोपाल आता है तो उसको मार्गदर्शन सही से नहीं मिल पाता। तो मेरा था एक उद्देश्य था कि अपने हरदा के कनेक्टेड एक भोपाल में हॉस्पिटल होना चाहिए, इसीलिए मैंने भोपाल में हॉस्पिटल शुरू किया। आगे हमारे अलग अलग जगह पर भी हॉस्पिटल संस्थाएं बढ़ाने का प्लान है। हम होशंगाबाद, इटारसी, खिड़किया, खाते इन जगह हम प्लान करने वाले हैं। आपने बोला कि आप आपके क्षेत्र में नवाचार करते रहते हैं। आज के समय में जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई नई तकनीक आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, नए नए तरीक़ों से अब इलाज हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ नई नई बीमारियां भी आ रही हैं। अधिकतम लोग जिम में आपका जिम करते करते मर रहे हैं, जो अटैक आ रहे हैं। तो इसको आप क्या वजह मानते हो? क्या कहीं ना कहीं इसको आप कोरोना से जोड़ सकते हैं? क्या वो बड़ी वजह? देखो, कोरोना तो एक महामारी थी। हर 100 साल में कभी ना कभी महामारी आती है, ये साइक्लिक होते हैं। कोरोना एक बहुत बड़ी भयानक महामारी थी जिससे हमारा देश गुजरा, पूरा विश्व गुजरा, बहुत सारी मृत्यु हुई। अब लोग ऐसा कहते हैं कि कोरोना के बाद में हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़े हैं। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि हाँ, हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़े हैं और लोग कोरोना के वैक्सीन को दोष देते हैं। परंतु मैं यही जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि कोरोना के वैक्सीन ने इतनी सारी मौतें होने से हमें बचाया है। अब हार्ट अटैक बढ़े एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, परंतु ये हार्ट अटैक इतने और आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारी खान पान और जीवन शैली पद्धति, यह हमारी जो भारत की है, हम अनुसरण पाश्चात्य कंट्री का कर रहे हैं। गेहूं हमारा कभी अनाज नहीं हुआ करता था, मोटा अनाज हम खाते थे। आजकल हमारे घर में सब क्या देखिए गेहूं और चावल बनता है, जबकि मेरे घर में स्वयं मेरे किचन में मैंने गेहूं त्याग दिया बहुत दिनों से। मेरे माता पिता गेहूं नहीं खाते, हम बहुत कम रेयर ओकेजन में गेहूं खाते। तो कहीं ना कहीं ये हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारा तना, हमारी स्पर्धा यह कारणीभूत है बीमारियां बढ़ने की। और अगर हम सही समय पर नहीं जागे तो भविष्य में भी बीमारियां बढ़ेगी। मतलब क्या पूरी वजह खान पान ही है? ये जो डिजिटल ऑरा आया है, जो टेक्निकल चीजें, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, इसको आप वो बड़ी वजह नहीं मानते? बिल्कुल बड़ी वजह है। लोग व्यायाम नहीं करते, लोग शारीरिक कुछ हलचल नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की तकलीफ बढ़ रही है, ये बहुत बड़ी वजह है। खान पान ढंग से नहीं करना, तनाव रखना, शारीरिक व्यायाम नहीं करना, ये सब कारण है। माता पिता इसमें क्या करें? क्योंकि देखिए बच्चों की पढ़ाई भी अब मोबाइल से हो रही है, लेकिन वही मोबाइल इतना आदत लग रही है कि वो शुरुआत तो पढ़ने से करते हैं, फिर वो समय व्यर्थ और होता है। तो इससे माता पिता कैसे? कहीं ना कहीं जीवन में हमें संतुलन तो लाना पड़ेगा। अब चाय पीना ठीक है, शौकिया तौर पर चाय पीना ठीक है, पर अति चाय पीना भी हानिकारक है। खाना खाना पेट के भूख के लिए, शरीर के लिए आवश्यक है, अति खाना खाना भी हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं संतुलन तो लाना पड़ेगा। संतुलन नहीं लाएगा तो हर चीज हानिकारक। मैं तो कहता हूँ आप दिन भर पानी पियो, पानी भी आपके लिए हानिकारक। अगर आप अति ज्यादा पानी पियो तो 1 घंटे में आप 10 लीटर पानी पियो, 24 घंटे पानी पियो, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत तो देखिए। हाँ, पिलाता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर चीज अति मनुष्य के लिए हानिकारक है, जिस तरह मोबाइल भी बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो अब ये अति की बात शुरू हो गई है, तो अब हम अपने शो की थीम पे आते हैं, जिस शो का नाम है पॉलिटिकल पॉडकास्ट। तो पिछले कुछ समय से हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, काफ़ी पोस्टें आपकी आ रही हैं, जिसमें कुछ पोस्ट मैं पढ़ूंगा, आपको केवल मुझे उसका अर्थ बताना है कि ये जो आपने शब्द लिखे हैं ये अर्थ क्या है। मैं बीच में 1 मिनट आपको रोकता हूँ, ठीक है? आपने कहा कि काफी दिनों से आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो। हाँ, मैं इसको गलत कहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे काफी सालों से एक्टिव हूँ, लेकिन अभी मेरी पब्लिक तक की रीच ज्यादा बढ़ गई। लोग मुझे ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ज्यादा ढूंढ के देख रहे हैं। आप अलग अलग विषय उठा रहे हैं। ये जो आप लगातार पिछले कुछ दिनों से निरंतर विषय उठा रहे हैं हरदा के अंदर, तो वो विषय चर्चा में आ रहे हैं, लोग इसीलिए उसमें प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट भी हमने इसीलिए रखा हुआ है कि हम जरा जान पाएं कि इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं, क्या है वो बड़ी वजह। तो मैं पहली एक पोस्ट आपकी पढ़ता हूं जो आपने 10 जुलाई को फेसबुक पे लिखा था कि डर के राजनीति करोगे तो राजनीति का कचरा कैसे साफ करोगे, जागो युवा जागो। देखो, मेरा एक हमेशा सुझाव रहा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2 कर चुका हूँ, ठीक है? एक यूरोप में हुआ था और एक थाईलैंड में हुआ था। दोनों सम्मेलन में विश्व के सभी युवा नेता आते हैं। मुझे अलग अलग देशों के, इवन पाकिस्तान के भी इतने यंगस्टर सांसद, विधायक मिले। मुझे काफी आश्चर्यचकित हुआ कि इनमें युवाओं में क्या एनर्जी रहती है, क्या नवाचार रहता है।
भारत में कहीं ना कहीं युवाओं का राजनीति में योगदान कम है, मैं ये मानता हूं। आप पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट उठा के देखिए, जितने भी युवा चुन के आए वो किसी के बेटे होंगे, किसी के भतीजे होंगे, वो विधायक बन के। मेरा ये कहना है कि एक संघर्षरत युवा राजनीति में आएगा तो राजनीति बदली जाएगी। इसीलिए मैं भी स्वयं राजनीति में आया, राजनीति में आप ये तो मानते हो कि बहुत सारी चीजें अभी है जो नहीं होनी चाहिए। भाई अभी हम परफेक्ट नहीं है, हमारा देश परफेक्ट नहीं है ना, हमारी राजनीति परफेक्ट है। तो राजनीति का अगर कचरा साफ करना है तो युवाओं का आना पड़ेगा। अब युवाओं का आना पड़ेगा तो बेझिझक अपनी बात करनी पड़ेगी, अपने मुद्दे उठाने पड़ेंगे, डरना नहीं होगा। अब डरोगे तो राजनीति कैसे करोगे? बिना डर के राजनीति करोगे तभी आप राजनीति में सक्सेसफुल होगे, तभी अच्छी राजनीति कर पाओगे, समाज हित देश हित की राजनीति कर पाओगे। यही मेरा युवाओं के लिए संदेश था कि डरोगे तो राजनीति कैसे करोगे? बिना डर के राजनीति करो, आओ मैदान में संघर्ष करो, अपनी बात सही तरीके से रखो, राजनीति में आगे बढ़ो। किसी के चमचे चाटुकार क्यों बन रहे हो? स्वयं की राजनीति करो। हर युवा के 3 हॉस्पिटल नहीं होते सर कि वो मतलब आर्थिक रूप से सक्षम हो। और उल्टा आपके साथ भी है कि आजकल क्या होता है, जैसे ही कोई बात उठाता है, सामाजिक बात मुद्दा उठाता है, तो उसको पारिवारिक रूप से परेशान किया जाता है, आर्थिक रूप से परेशान किया जाता है। तो इस पर कैसे एक युवा आगे खड़ा हुआ कि उसने मुद्दा उठाया, अगले दिन उसके घर में पुलिस पहुंच गई, या उसके किसी बहन की नौकरी पे दिक्कत हो गई, उसके पिता की नौकरी पे दिक्कत हो गई, उसकी माता की किसी नौकरी पे दिक्कत हो गई, कैसे फिर वो आगे बढ़ेगा? ये डर ही है ना। हाँ। कहीं ना कहीं ये डर ही है। हाँ। ठीक है, आपने मेरी बात की कि हर किसी के 3 हॉस्पिटल नहीं होते। हाँ। मुझे शुरू हर किसी के पहले तो 3 हॉस्पिटल नहीं होते बिल्कुल, सर, आपको भी डरना चाहिए। मैं बोला ये इस पे कैसे बिल्कुल आपने कैसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं। हाँ। देखो, जिंदगी में गरीब पैदा होना व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता, लेकिन गरीब मरना उस व्यक्ति के हाथ में रहता है। 140 करोड़ भारतीयों के बीच में आप इतनी अपनी क्षमता नहीं कर सकते कि अपने घर परिवार को पाल सके, इतने सक्षम बन सके। एक बात ये, अनेक नवाचार है जहां पर आप अपनी घर के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था बना सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, घर को सुदृढ़ कर सकते हो। दूसरी बात हम डर की करते हैं। आपको अगर राजनीति में आना है और डरना है तो आप कृपया राजनीति ना करें। मैं उस नेता को नेता नहीं मानता, उस युवा नेता को नेता नहीं मानता जो जी हुजूरी करे, अपने के हर नेता के बाद में गलत बात को भी सही कहे। आपको डरना है तो बताइए। कई ऐसे युवा है जो बिना डरे राजनीति की, उनको घर, क्या आपको लगता है मेरे पे दबाव नहीं डाला होगा? क्या आपको लगता है मैंने कभी ठोकर नहीं खाई होगी? क्या आपको लगता है मुझे किसी ने डराया नहीं होगा? अगर डॉक्टर विशाल सिंह बघेल डरता तो आज उसके 3 अस्पताल नहीं होते और आज 5 जिले में नाम नहीं होता। आज मध्य प्रदेश राजधानी में बैठे हुए हर बड़े व्यक्ति को डॉक्टर विशाल सिंह बघेल का नाम पता नहीं होता। डरोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, आपने बोल दिया कि आपका कहना यही है कि डर हटाइए तभी राजनीति में आइए। अब आप एक पोस्ट में आपकी ओर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप युवाओं को एक्टिव भी कर रहे हो, साथ ही साथ आंदोलन के लिए भी आप आह्वान कर रहे हो। आपने लिखा है कि एक नया आंदोलन बद्दुआ आंदोलन जिसने चलाया हरदा में सट्टा, नर्मदा मैया ने बैठाया उसका भट्टा। कौन चलवा रहा है हरदा में सट्टा? देखो, मैं इसको आपको बता दूं कि मैं नर्मदा मैया को काफी मानता हूँ। वास्तव में नर्मदा माई के कारण आज हमारा हरदा जिला कहो, नर्मदापुरम जिला कहो, हमारा नर्मदापुरम संभाग कहो, इतना संपन्न है। ठीक है, हरदा जिले में सट्टा जुआ बहुत तेजी से चल रहा था कुछ दिनों पहले। ठीक है, और मैंने एक फेसबुक की पोस्ट भी डाली थी कि स्वयं मेरे सपने में नर्मदा मैया आई थी और उन्होंने कहा था कि बेटा हरदा जिले में जो जो गलत काम कर रहे हैं मैं उसको सजा दूंगी। ठीक है, अब इसको आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्टर साहब मन की बात कर, लेकिन मेरी श्रद्धा है, मेरी नर्मदा माता के लिए श्रद्धा है, मेरी श्री राम के लिए श्रद्धा है। मैं सनातनी हूँ, मैं सबको अपना मानता हूँ। तो ऐसे जो व्यक्ति मानते हैं उनको सपने में ऐसे लोग आते हैं। तो उसके बाद मैंने पोस्ट लिखी। ये पोस्ट का मतलब है कि जिन लोगों ने बद्दुआ आंदोलन मतलब क्या है बताओ? बद्दुआ आंदोलन मतलब, देखिए हरदा जिले में कई ऐसे युवा है जो सट्टा खेल के बर्बाद हो गए, कई ऐसे युवा है जो एमडी ड्रग्स खा के सुसाइड करने गए, कईयों ने सुसाइड किए हैं, कई घर बर्बाद हुए हैं। मेरे स्वयं परिवार में जो एक चाची लगती थी, उस चाची ने सुसाइड किया है क्योंकि मेरे चाचा दिन भर शराब में लगते रहते थे, घर परिवार बर्बाद हो गए। कई ऐसे परिवार है, युवा मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बद्दुआ तो लगेगी ना।
तो मैं हरदा में आंदोलन शुरू करने वाला हूं। जो ऐसे पीड़ित परिवार है, जिनके घर में खराब हुए, जिनके परिवार खराब हुए, अभी कुछ दिन पहले मेरा मित्र है हंस भैया, उनके साले साहब उससे शराब छुड़वा दी थी, फिर से शराब पीना शुरू हो गया। तो भाभी जी ने आंदोलन किया, उनके गांव में शराबबंदी के लिए हमने आंदोलन किया, हमने माला पहने जो अवैध शराब बेचता था। तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति दारू पी रहा है, उसका घर परिवार बर्बाद हो रहा है, उसके बीवी के बच्चों की तो बद्दुआ लगेंगी। मैं ऐसी बद्दुआ देना चाहता हूं कि जो हरदा नर्मदापुरम संभाग में जुआ, सट्टा, अवैध शराब फैला के समाज को खराब कर रहे हैं, ये बद्दुआ आंदोलन होगा। हम हर घर जाओगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, हर परिवार में जाके जो परिवार बर्बाद हुआ है उनके पास जाएंगे और उनसे बद्दुआ दिलाएंगे कि ऐसे काम करने वालों को बद्दुआ लगे। देखिए, आपने बोला अभी कि जुआ, सट्टा, शराब, ये तो संभवतः प्रदेश के हर जिले में हो रही है, देश के अधिकतम हर क्षेत्र में हो रही है। बिल्कुल। लेकिन एमडी ड्रग का जो आप विषय उठा रहे हो, ये इतनी आसानी से इसकी उपलब्धता भी नहीं होती है और बिक नहीं सकती है किसी जिले। आप कुछ समय पहले तो मैं इसमें एक बहुत अच्छे व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हरदा के ऊर्जावान हमारे एसपी महोदय अभिनव चौकसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हरदा जिले में आने के बाद में सबसे बड़ा प्रहार एमडी ड्रग्स पे किया और काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। उसके पहले आप अगर हरदा में आते, आपको 10 मिनट के अंदर एमडी ड्रग्स मिल जाती। इतना भयानक चलन एमडी ड्रग्स का हरदा में हो रहा था। मेरा स्वयं रिश्तेदार बर्बाद हो गया है, कई ऐसे परिवार बर्बाद हो गए, लोगों ने लाखों का कर्जा लिया एमडी ड्रग्स के लिए। और एमडी ड्रग्स ऐसा नशा है, एक बार चख लिया आजीवन सत्यानाश करता है। इतना भयानक चलन हरदा में एमडी ड्रग्स का हुआ था। आप अगर स्वयं जाओगे, पता करोगे तो हर व्यक्ति हरदा का गवाह है कि एमडी ड्रग्स कितने तेजी से फैला है। और आजकल रोज खबर आ रही है कि रोज हमारे अभिनव चौकसी जी और उनकी पुलिस की टीम एक व्यक्ति को जो एमडी ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है उनको पकड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है अगर एसपी साहब अगर कुछ दिन और टिक जाए, पूरे हरदा से एमडी ड्रग्स का नाश कर देंगे। ये तो बात हो गई, आपने बोल दिया पुलिस प्रशासन अब मुस्तैदी से लगा है। इसके पहले जो ये इतना बड़े स्तर पर एमडी ड्रग का नेटवर्क बना है, तो इसमें कहीं ना कोई राजनीतिक संरक्षण तो हो गई। तो ये बना कैसे नेटवर्क? क्योंकि आप आज से नहीं हो, आप भी पिछले कई सालों से हो, तो ये मुद्दा अभी एकदम से क्यों, पहले से क्यों नहीं आप उस पर कि पहले ही खुल के सामने नहीं आया था, कि बहुत ज्यादा अंदर से चल रहा था, क्या था ये अभी एकदम से? नहीं, देखो, मैं अब इसको वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी वाली और बहुत गंभीरता से बात आपको बताता हूँ कि विधानसभा चुनाव में मैं भी कहीं से कहीं तक इच्छुक था कि मुझे सिवनी मालवा विधानसभा से टिकट मिले। मैंने प्रयास भी किए थे, ठीक है। हरदा में क्या हो रहा था, मेरा इतना राजनीतिक से और इस सब चीज से मेरा ध्यान नहीं था, ठीक है। परंतु जब मेरा एक रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व पाया गया कि वो एमडी ड्रग्स लेता है, और जब मुझे वास्तव में मैंने इस पे रिसर्च किया कि वाकई में एमडी ड्रग्स कितना भयंकर है, क्योंकि सामाजिक मुद्दे तो मैं बार बार उठाते रहता हूँ और रिसर्च भी करते रहता हूँ, तब मेरे कान से हवा निकली कि भैया हरदा में एमडी ड्रग्स से कई परिवार सत्यानाश हो गए हैं। उसी दौरान हमारे हॉस्पिटल में एक एमडी ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करने आया। अब चूंकि क्या रहता है, प्राइवेसी रहती है, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, तो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। तो तब मैंने जब उसकी वास्तविकता देखी तो मेरे कान से हवा निकली। अब वहां पर जो भी लोग हैं, जो भी जिस नेता का, जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं, मैं अभी लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। परंतु हरदा का हर नागरिक जानता है कि एमडी ड्रग्स किसके संरक्षण में फला फूला और किसने फैलाया। हो सकता है वो व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, परंतु अगर आप किसी जिले के, किसी क्षेत्र के आप नेता हो और आपके क्षेत्र में हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसके दोषी माने जाओगे। सत्ताधारी दल के नेता, और उस पर कोई भी सत्ताधारी दल के नेता, फिर तो दोष और ज्यादा लगना चाहिए। बिल्कुल, दोष और ज्यादा लगना चाहिए। हमारी यही थी कि जहां आप आपके विकास का, आप जब रोड बनाते हो उसका श्रेय लेते हो, तो जबकि उसका पैसा तो सरकार देती है। अगर कोई विधायक है, कोई रोड बना ली उसका श्रेय लेता है, कोई नाली बना ली उसका श्रेय लेता है, कोई भवन बना लिया उसका श्रेय लेता है, उसका उद्घाटन करने जाते, तो आपके क्षेत्र में एमडी ड्रग्स फैला कैसे? ये कोई सवाल नाजायज है क्या? समाज ने उठाना चाहिए ना। हमने तो सवाल ही उठाया और तो ये बोल रहे भैया हमें कुछ नहीं क्रेडिट चाहिए, आप ही खत्म कर दो, आप क्रेडिट ले लो, इतनी सी बात है। इसी बात को लोग व्यक्तिगत लेके मेरे से जानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैंने तो एमडी ड्रग्स के खिलाफ बोला। और भैया मैं ये कह रहा हूं कि एमडी ड्रग्स से तो आपके भविष्य में परिवार के लोग भी बर्बाद होंगे ना। एमडी ड्रग्स इतना खतरनाक अगर फैलता है तो परिवार के परिवार निपटाता है। पंजाब उसका ज्वलंत उदाहरण है, राजस्थान के कई क्षेत्र उसके ज्वलंत उदाहरण है। जहां संपन्नता आई, किसानों के पास पैसा आया और एमडी ड्रग्स आया, वो पैसा तुरंत चला जाता है। यही मेरा संदेश है कि उसका सब लोग मिलके, हरदा के सभी पक्ष विपक्ष मिलके उस एमडी ड्रग्स को खत्म करे ना।
यही मेरे कहने के बात है, यही सब करना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है कहीं ना कहीं हरदा में जो भाजपा की हार हुई है मात्र 800 वोटों से, इसके पीछे भी ये सारी वजह हो सकती हैं? क्योंकि भाजपा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आई है, विपरीत माहौल में प्रदेश के अंदर भाजपा आई है। चुनाव के पहले कोई ये नहीं बोल रहा था कि भाजपा सरकार सत्ता में आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा बहुत अच्छे बहुमत से सत्ता में आई है। लेकिन हरदा के अंदर क्यों 800 वोटों से हार गई? क्या लगता है यही वो वजह हो सकती है? देखो, वजह तो बहुत सारी है, परंतु मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है। क्योंकि मुझे तो ये एमडी ड्रग्स के बारे में हरदा में जो फैला हुआ ये बाद में पता चला, लेकिन वहां के आम जनता को बहुत पहले से पता था। तो कहीं ना कहीं वैसे प्रचलन होगा सत्ताधारी व्यक्ति को, सत्ताधारी पक्ष को लोग दोषी मानेंगे, यही मेरा कहना है। तो कहीं ना कहीं जब आपके समय वो चल रहे थे तो आपने उसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए थे। ठीक है, आप पे एक आरोप भी लगता है जो आपने अभी मतलब देखा, अभी मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कि जो स्थानीय पूर्व मंत्री हैं वहाँ से, जो पिछला चुनाव हारे हैं वहाँ से, कि भाई डॉक्टर विशाल बघेल की वजह से हम 40 वोटों से हारे। तो ये क्या आरोप है? मतलब बहुत से लोग कमेंट्स में डालते हैं, और माननीय पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, मैं उनको अपना वरिष्ठ मानता हूँ और सम्मान भी है मेरे प्रति। उनके मन में शंका है कि मैंने चुनाव में उनके खिलाफ काम किया, क्योंकि उस चुनाव के दौरान मेरी ड्यूटी सिवनी मालवा विधानसभा में लगी थी। मैं हरदा विधानसभा में एक दिन भी नहीं रहा। टिमरनी विधानसभा में मैंने 2 दिन गुजारे, वो भी संजय शाह जी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी। उन्होंने मुझे निवेदन किया था कि डॉक्टर साहब यहाँ जाके आप लोगों से निवेदन करें भाजपा को वोट डालने के लिए। हरदा विधानसभा में एक भी दिन नहीं रहा, और 2018 से मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ हरदा जिले में। आज तक माननीय कमल पटेल जी ने और वहां के जिलाध्यक्ष जी ने मुझे एक बूथ की भी जिम्मेदारी नहीं दी। जब मुझे एक बूथ की भी जिम्मेदारी नहीं दी हो, मैं जिस गांव का मेरा हिवाला का ये करते, मैं और मेरा परिवार कभी रहता नहीं है वहां पर, उस गांव से माननीय कमल पटेल जी 40 वोट से हारे। उसी का दोष मेरे ऊपर लगाते हैं कि मैंने उनको हरवाया, जबकि मैं इस आरोप को हमेशा खंडन करते आया हूं। और इनके बेटे हैं, इन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि हमारे पास में कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें आप लोगों को भाजपा में वोट ना दिले इसलिए बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के पास सबूत है, मैं डरता नहीं हूं, सबूत है आप सार्वजनिक करिए और मुझ पे कार्रवाई करिए। अगर मैंने भाजपा के खिलाफ आज तक कभी जिंदगी में काम किया हो तो मुझे पार्टी से निकालिए। इनके पास सबूत नहीं है, पता नहीं इनके मन। देखो, माननीय कमल पटेल जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, परंतु उनके पीछे जो है, उनके आजू बाजू एक आभा मंडल है ना, वो उनको हमेशा भड़काते रहता है। माननीय कमल पटेल जी मंत्री थे, अभी फिर से जीत के आते मंत्री बनते तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को फायदा होता। बिल्कुल ठीक है, मेरे अस्पताल को फायदा होता। तो मैं मूर्ख आदमी की बचाऊंगा वो हारे करके? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। और हमारे गांव में हारने का कारण ये कि हमारे पड़ोस में उनका गांव है बारंगा, उसमें भी उनकी लीड कम हुई। उनका मूल गांव है रातातली, वहां पे भी वो कम इससे हारे। अरे आज तक जिंदगी में खिड़कियां नहीं हारे, इस बार वो हारे, फिर ये सब क्यों हारे? और मेरी सिर्फ औकात सिर्फ 40, डॉक्टर विशाल सिंह सिर्फ 40 वोट की औकात रखता है। सिर्फ डॉक्टर विशाल सिंह 40 वोट की औकात रखता है, ये आप सोचना चाहिए। मैं 2017-18 से हर गांव, हर घर, हर संपर्क में हूं। मेरे लोगों के घर तक के रिलेशन है। मेरे एक कार्यक्रम में 4-4, 5-5 हजार लोग आते हैं। इतना विधानसभा के अंदर, बिल्कुल हरदा विधानसभा के अंदर होली मिलन कार्यक्रम। और अभी सिवनी वाला विधानसभा के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि हमने 1500 लोगों का मैनेजमेंट किया था, 2800 लोग आए थे। अभी हमने दिवाली मिलन किया था, हमारे पास रिकॉर्ड है 4200 लोग टोटल हमारे पास में आए थे। ये सब चीजों की रिकॉर्ड है हमारे पास में। आपने भी बोला हरदा के अंदर पिछले 2013 से एक्टिव है, 2017 से एक्टिव हैं, लोगों से घर घर से मिल रहे हैं। हाँ। और आप अभी भाजपा में जिला प्रकोष्ठ में चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला संयोजक हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में। किस जिले से? नर्मदापुरम से। तो आप तो हरदा से तैयारी कर रहे हैं, हरदा में लोगों से मिल रहे हैं, तो मतलब भाजपा में आपको हरदा में स्थान नहीं मिला? नहीं, हरदा में मुझे कभी स्थान नहीं मिला। तो फिर आपका हरदा में, फिर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो फिर ये कैसे होगा कि भाई आप जो नर्मदापुरम के भाजपा के मोर्चा में किसी ना किसी उस मंडल में आप हो और आप हरदा में लोगों से मिल रहे हो 2017 से, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? हरदा में मुझे भाजपा में कभी स्थान नहीं मिला, ये सत्य है। और पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं पार्टी नेतृत्व को एक, देखो हमारी जो पार्टी है यह कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। अगर उन्हें लगेगा कि मैं उपयोग व्यक्ति हूँ, उचित व्यक्ति हूँ,
किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी तो मुझे उचित स्थान मिलेगा, नहीं तो चल ही रहे हैं। मैं भाजपा से क्यों जुड़ा हूँ? भाजपा की पहली लाइन है राष्ट्र प्रथम, मैं राष्ट्र प्रथम के लिए जुड़ा हूँ। अगर भाजपा का नेता कोई गलत काम करेगा तो पार्टी बाद में आती, पहले राष्ट्र आता है, पहले उस नेता की खबर लेंगे क्योंकि राष्ट्र को हानि पहुंचा रहा है। तो जिस दिन भाजपा को लगेगा कि डॉक्टर विशाल सिंह बघेल उपयुक्त है, मैं जरूर भाजपा के लिए कार्य करूंगा। नहीं है तो चल रही है, समाज कार्य तो कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता है। और भाजपा के कार्यकर्ता क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। अब हम फिर से शुरुआती एक मुद्दे पे आते हैं। आपने बोला कि आप भाजपा के साथ इसलिए हैं क्योंकि भाजपा बोलती है राष्ट्र प्रथम। भाजपा की एक राष्ट्रीय नेशनल योजना है, राष्ट्रीय योजना है आयुष्मान योजना। आप भी, आपका अस्पताल भी उपयोग करता होगा, आपके अस्पताल में भी लागू होती होगी वो, और आप उस पर सवाल भी उठाते हैं कि नहीं आयुष्मान में बड़े घोटाले हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़ी मनमानी कर रहे हैं, लूट मचाई हुई है। तो एक हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से कैसे लूट करता है? ऋतुराज जी, आपको पता है कि आप इस पे पॉडकास्ट कर चुके हैं मेरे साथ में, और काफी फेमस और वायरल भी हुआ था। देखो, मैं यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ठीक है। और हमने एसोसिएशन के सभी हॉस्पिटल से निवेदन किया कि आप काम ईमानदारी से करें, कोई भी अगर सरकार अनुचित कार्रवाई करेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूं। देखो, बड़ी दुख की बात है और बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं भाजपा का हूं। भाजपा के कुछ दिन पहले, मैं अब नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति आता है, मतलब कहो कि बोले डॉक्टर साहब ये 5 लाख का कार्ड है, एक फलाना कोई गरीब व्यक्ति है, इसमें से आप 2 लाख निकाल लो, 1 लाख आप रख लो, 1 लाख उसको दे देना। तो ये जो भावना है ना कि 5 लाख का कार्ड है, ये एटीएम कार्ड, ये लोगों के मन में ये पहले हटना चाहिए। दूसरी बात है, पहले जो घोटाले हो रहे थे, भोपाल का बहुत बड़ा कांड पकड़ा गया था, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में सरकार ने इतनी सख्ती कर दी, कोई भी व्यक्ति आपके आयुष्मान कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकता। सबसे पहले किसी मरीज का इलाज करना है, उसका आयुष्मान कार्ड चाहिए, मरीज चाहिए क्योंकि उसका अंगूठा लगता है, फोटो चाहिए डॉक्टर के साथ में, सारी जांचें रिपोर्ट चाहिए, और रोज फोटो अपलोड होती है, ठीक है। और फोटो कौन सी? जियो टैग वाली, जिसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। डॉक्टर के साथ चाहिए, सारी रिपोर्ट चाहिए। ऑपरेशन होना तो ऑपरेशन के अंदर की फोटो चाहिए, ऑपरेशन के बाद का एक्सरे चाहिए, ब्लड रिपोर्ट चाहिए। और अगर मेडिसिन में एडमिट होता है, जैसे हार्ट की बीमारी में अगर मरीज एडमिट हुआ, तो एक दिन का ज्यादा से ज्यादा सरकार कितना पैसा देती होगी? कितना देती होगी? मात्र 8,000 रुपए। 8,000 रुपए से 1 रुपए ज्यादा आयुष्मान भारत योजना किसी मेडिसिन वाले पैकेज में नहीं देती। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, सरकार कितना पैसा देती है? 20,000 रुपए मात्र। वो 1 दिन रुके या 5 दिन रुके या 10 दिन रुके, उससे ऊपर 1 रुपया सरकार नहीं देती। तो इसमें ये सारे सिस्टम बनाने के बाद सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। फिर भी कुछ हॉस्पिटल नॉर्मल मरीजों को भर्ती कर रहे हैं, कार्ड लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, बीमारी दिखा रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। इसके लिए मुझे तड़पन है, क्योंकि जो रियल इलाज कर रहे हैं ना, जो रियल इलाज कर रहे हैं, उनको ये भ्रष्टाचार करने के कारण उनको अमाउंट टाइम पे नहीं मिलता, क्योंकि सरकार के पास तो फंड लिमिटेड है। और हमने काफी हद तक इस पे कंट्रोल तो कर लिया। अब देखो, आप छोटी मोटी एडजस्टमेंट कैसी होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई मजदूर आदमी भेजा, गरीब मरीज भेजा, ठीक है, उसको दस्त लगे, उसका बीपी कम है, आपने दस्त लगे बीपी कम है, उसमें से थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट कर लिया, गरीब का इलाज हो गया, मैं उसको भ्रष्टाचार नहीं मानता, ठीक है। लेकिन आपने कोई मरीज भेजा मेरे पास में, उसको दस्त लगे है, मैं उसको 50 रुपए 100 रुपए की गोलियां लिख के ठीक कर सकता हूँ, पर मैं उसको भर्ती कर रहा हूं, ये भ्रष्टाचार है। और यही कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। इसी के खिलाफ मेरी आवाज है। नहीं तो ये तो आपकी आवाज होगी, क्या इसके लिए जो आपका एसोसिएशन है वो भी इस पर का काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल, हम समय समय पे लोगों को जागरूक करते हैं, जो ऐसे करते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं। मैं स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत योजना डॉक्टर योगेश जी जो है, जो स्वयं डॉक्टर, उनको मैं जानकारी देता हूँ, विभाग को जानकारी देता हूँ, लोगों से शिकायत करवाता हूँ, ताकि ऐसे काम बार बार ना हो। सीधी का एक मामला है। सीधी में एक महिला ने वीडियो बनाई कि उसके गांव तक सड़क नहीं डल पाई अभी तक, और वो पिछले करीब 1 साल भर से वीडियो बना रही है कि मोदी जी मध्य प्रदेश में 29 सांसद जिता दिए हमने, अभी तक सड़क नहीं डल पाई। आज वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है, और उस पर भाजपा की एक सांसद महोदय का एक कमेंट भी आता है, जिसमें उन्होंने आखिरी में शब्द कहे हैं कि डिलीवरी डेट बता दीजिए, हम उठवा लेंगे। तो उठवाने से बेहतर है उस गाँव की सड़क ना बन जाए। बिल्कुल, सड़क बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है, और आपको भविष्य में
वो सड़क बनी हुई मिलेगी और उनका उठवा देंगे। जो शब्द था, देखो मुंह के बोल अपने एरिया और रीजन से बदलते रहते। कई शब्द ऐसे मेरे मुंह से निकलेंगे जो महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आएंगे, कई शब्द मेरे ऐसे निकलेंगे जो ग्वालियर के लोगों को पसंद नहीं आएंगे, तो उठवा देंगे। उसमें उनका भाव गलत नहीं था, उठवा देंगे मतलब जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, जो उठा के अस्पताल में लाना, उठा के, उनका वो शब्द नहीं था, उनका ये था कि भाई पिक कर लेंगे। अब पिक करने को उठाना हम गलत शब्द मानते हैं, उनकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की भावना उसके पीछे गलत नहीं थी। ठीक है, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की भावना है लाडली बहनों को 3,000 रुपए मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। क्या लगता है मध्य प्रदेश में? अभी तो 1500 दे रहे हैं हम राखी में। नहीं तो राखी पे तो अभी केवल 250 है कि राखी से 1500 शुरू हो जाएगा? नहीं, राखी पे 250 है, भविष्य में हम देंगे, जैसे जैसे बजट आएगा वैसे देंगे। ठीक है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके पीछे कहीं ना कहीं लाडली बहना है? लाडली बहना है, लेकिन इतने सालों की हमारी जो अलग योजना है उसका भी उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। मैं आयुष्मान भारत योजना को भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने सतत दिनों से विकास कार्य करे उसको भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। और कमजोर विपक्ष, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। विपक्ष मरा हुआ है, कमजोर है, उनको पता ही नहीं कि कैसे मुद्दे उठाते हैं, कैसे करते हैं। तो मरा हुआ विपक्ष, मजबूत पक्ष, इसीलिए हमारी सरकार है। चलो, तो मेरा आखिरी सवाल है, आपने बोला कमजोर विपक्ष है, वर्तमान में हरदा के अंदर कांग्रेस है और वहाँ तो विधायक है, इसका मतलब मजबूत है विपक्ष। तो वहाँ के मजबूत विपक्ष को आप कैसे कमजोर करोगे? अगर आप सामाजिक तौर पर आगे चल के राजनीति में आते हो और आप प्रयास करोगे, तो कैसे आप उस विपक्ष को वहाँ पे कमजोर करोगे जो विपक्ष वहाँ मजबूत है? देखो, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिंदगी में मेरा उद्देश्य विधायक या सांसद बनना नहीं है। मैं समाज क्षेत्र में कार्य अपने शर्तों पे करता हूँ। मेरे गुरुवर्य, मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा, मेरे माता पिता, इन्होंने मुझे जो गुण सिखाए हैं उसके प्रोटोकॉल के तहत ही करता। अगर ये प्रोटोकॉल में कहीं दिक्कत है और मुझे राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लेना पड़े तो मैं राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लेके समाज सेवा करूंगा। मेरा उद्देश्य विधायक बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे हरदा में, मेरे नर्मदापुरम संभाग में, मेरे सिवनी मालवा में, मेरे टिमरनी में, मेरे नर्मदापुरम में, मेरे बैतूल में कोई भी अवैध कार्य ना हो, मेरे मध्य प्रदेश में कोई अवैध कार्य ना हो, मेरे युवा सही जगह जाए, नवाचार हो, नए उद्योग शुरू हो, नए रोजगार के साधन उत्पन्न हो, नवाचार आए, सब संपन्न बने, मेरा क्षेत्र संपन्न बने। इसके लिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मौका नहीं मिलेगा तो कार्य तो कर रहे हैं, लोग कोई रोकने वाले है नहीं। अच्छे कार्य करने के लिए आपको सांसद विधायक का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। और रही बची बात, वर्तमान में हमारे हरदा जिले की दोनों सीटें कांग्रेस के पास है, दोनों से मेरे अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। दोनों विधायक है अपने कर्मों के कारण है, उन्होंने वहां पर जमीन पे अच्छे मेहनत की, इसीलिए दोनों विधायक चुन के। और कहीं ना कहीं हमारी विफलता रही, हम कमजोर इसीलिए। अब पार्टी अगर जिम्मेदारी देंगी तो मैं अपना जो दायित्व है उसको अच्छे से निर्वहन करके अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा। अब पार्टी जिम्मेदारी नहीं देगी तो मैं समाज कार्य करते हुए अपना काम करूंगा। मुझे व्यक्तिगत उन दोनों को कभी कमजोर नहीं करना, मुझे अपने पार्टी को मजबूत करना है। इसी लाइन पे मैं चलूंगा। वो अपना कार्य करे, मैं अपना कार्य करूंगा। भाई हमारी गलती कहाँ हुई थी? हमारे टाइम रहते हुए सट्टा जुआ चला, अवैध धंधे चले, अवैध बात चली। अभी चलेंगी तो उसका मुद्दा उठाएंगे, चलने नहीं देंगे। अभी चलेंगी तो वो दो विधायक जो कांग्रेस के हैं उनके कॉलर पकड़ेंगे, भैया क्यों चल रहे अपने विधानसभा में, बंद करा। वो चलेंगे तो वर्तमान जो एसपी कलेक्टर हैं उनकी कॉलर पकड़ेंगे, भैया क्यों चल रहे हैं। सामाजिक मुद्दे तो उठाएंगे, समाज को बिगड़ने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल बघेल, जिन्होंने आज के पॉडकास्ट में खुलकर बता दिया है कि समाज हित के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक रूप से किसी चुनाव को लड़ना नहीं है, समाज को सुधारने के लिए वो प्रयास करना है जो सामान्यतः हर कोई नहीं कर सकता है। नमस्कार सर। आज की पॉडकास्ट में आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप दूसरी बार मुझे पॉडकास्ट में बुलाया और आज मेरी बातें सुनी। धन्यवाद। धन्यवाद।